गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। जिस किसी से भी पूछा जाए कि अपने बारे में बताओ, वो अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, गांव का नाम, शहर का नाम कुछ भी नहीं बताएगा। जब पूछा जाता है अपने बारे में बताओ, तो ये बताना है कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है। मैंने बीएससी, एमएससी, बीएड किया है और मैं अभी पिछले 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ऐसे। ठीक है। नौकरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई तय कर रहा हूँ, फलाने फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं फिलहाल अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है। तो जिस किसी से भी ये बात पूछी जाएगी कि अपने बारे में बताइए, वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हटा के बाकी चीजें बताएंगे। ठीक है। सर, मेरा ग्रेजुएशन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2012 में है, और मास्टर मेरा है वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से है। उसके बाद मैंने बीएड किया और फिर मैंने 3 टाइम नेट क्वालिफाई किया, और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से। क्या कर रहे हो आप? सुनाई नहीं दिया। पीएचडी कर रहे हो? जी सर। ओके। कितना टाइम हो गया पीएचडी करते हुए? 3 ईयर हो गए सर। ओके ओके। तो पीएचडी में आपका क्या मेन टॉपिक है? फाइनेंस है सर। फिनांस है, तो उसमें क्या किस आपका कोई पेपर पब्लिश हुआ अभी तक? सर, अभी पेपर डले हुए हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आई, 3-4 जगह पेपर डले हुए हैं मेरे। कौन सी पब्लिकेशन में डाला है? सर, यूजीसी लिस्टेड पब्लिकेशंस हैं, उन्हीं में डले हुए हैं, अलग अलग ओके। में। ओनली ओनली इंडियन जर्नल्स में? इंटरनेशनल जर्नल में कहीं नहीं पब्लिश किया? नहीं सर। क्यों? मतलब आपको लगता नहीं कि आपका पेपर का लेवल जो है इंटरनेशनल जर्नल के लिए है, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, एक्चुअली में भेजे थे मैंने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुए वहाँ मेरे। तो अभी जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कि 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में, तो फिलहाल मैं उसी को ही मीट आउट कर रही हूँ। उसके बाद अच्छा हुआ ऐसा कर। भी कोई कंडीशन है कि आपका यूजीसी में पब्लिश होना चाहिए, उसके बाद ही आप इंटरनेशनल में पब्लिश कर सकते हो? नहीं सर, उसके लिए नहीं है कंडीशन, ये सबमिशन के लिए कंडीशन है। सबमिशन में के लिए तो अभी यूजीसी ने अमेंड किया है ना कि आपको एक भी पेपर पब्लिश करने का जरूरत नहीं है। नहीं सर, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। ओके, आप चेक कीजिएगा, कोई बात नहीं। तो जी सर। जो फिनांस जो है आपका टॉपिक है, फिनांस तो बहुत वाइड हो जाता है, उसमें क्या पर्टिकुलरली आपका रिसर्च का टॉपिक? मेरा सर बैंकिंग सॉरी? है। बैंकिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। बैंकिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। जी सर। तो मर्जर से आप क्या समझते हैं? मर्जर और एक्विजिशन में क्या फर्क होता है? सर, मर्जर में भी विलिंगली होता है सर, और एक्विजिशन में जो जिसको एक्वायर किया जाता है उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, और जो एक्वायर करने वाला है उसकी आइडेंटिटी के साथ वो रहता है। तो अभी रिसेंटली कोई मर्जर और एक्विजिशन हुआ, उसका एग्जांपल आप बताएंगे? सर, मैंने तो मेगा मर्जर का काम किया था, जो 10 बैंक्स हुए थे 4 बैंक में, उसी पे। उसके बाद तो मेरी कौन नॉलेज से में 10 नहीं। बैंक्स हुए थे 4 बैंक्स में? 4 बैंक कौन से थे जिनमें मर्ज हुए थे बाकी 10 बैंक्स? सर, मैं अभी इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी। ओके। एक्विजिशन का आप का कोई एग्जांपल रिकॉल कर पा रहे हो, रिसेंटली हुआ हो? नहीं सर। हम्म। नहीं सर। ओके, तो आपने जो पेपर पब्लिश किया है वो इसी के रिगार्डिंग है, मर्जर एंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग? जी सर, मैंने पेपर डाले हुए काफी टाइम हो गया सर, 6 मंथ से ज्यादा। 6 मंथ से तो सर मैं इसी का ही प्रिपेयर कर रही थी, एचपीएससी का। तो मैं अपने वर्क से कनेक्ट नहीं हूँ, इसी वजह से मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रही। ओके, तो आप मतलब पीएचडी को एक साइड करके अभी अपने एग्जाम इधर फोकस कर रखा है आपने? जी जी सर। ओके। सो बीइंग ए वुमन रिसर्च फेलो, आप कुछ जी डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं इस फील्ड में? आपकी फील्ड में आपको क्या लगता है, विमेन रिसर्चर ज्यादा हैं या मेन रिसर्चर ज्यादा हैं?
मेन रिसर्चर ज्यादा है सर। और तो क्या आप डिफिकल्टीज आपको लग रही हैं कि जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि विमेन रिसर्चर कम है इंडिया में कंपेयर टू मेन रिसर्चर? सर मुझे मेरा जो पर्सनली लगता है ना कि हम लोग रिसर्च के लिए तो आपको बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि हमारे साथ वुमेन्स के साथ बहुत सी चीजें साथ साथ चलती रहती है, देखना होता है बच्चों का भी और रिसर्च का भी, तो वो मुझे लगता है कि उतना एक्टिव नहीं कर पाती जितना मेंस कर पाते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं ऐसा सोचती हूँ। ओके, उसके अलावा कोई और डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो आप? नहीं सर, और डिफिकल्टीज मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आज के टाइम में सब फैसिलिटी सभी को अवेलेबल है, उसमें ओके। कोई वो इशू नहीं है। ओके, तो आपको आपके गाइड की तरफ से आपको प्रॉपर अटेंशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है? सर प्रॉपर वो बहुत ही नाइस हैं, बहुत ही, उनका तो हमेशा यही रहता है कि कहीं भी रहो और अच्छा काम करो। वो उनका प्रॉपर सपोर्ट, गाइडेंस, काउंसलिंग एंड एवरीथिंग वो करते हैं अपने घर पे। ओके, इंडिया में पहला बैंकिंग मर्जर कब हुआ था? हम्म, सर मैं नहीं दे पाऊंगी आंसर, मुझे नहीं ध्यान है। ओके, ठीक है। ओके, तो आप ये बताइए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जी कहाँ, किस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था? इसका क्या, फंड का क्या मेन मकसद है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुना है आपने इसके बारे में? जी सर। इसके बारे में क्या जानते हैं? सर इसके अंडर कुछ लोन स्कीम्स थी, तरुण शिशु और एक और 3 हेड में थी, और जो अलग अलग कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे उनको लोन सैंक्शन किया जाता है इसके अंडर। कि कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे या फिर सबको दिया जाता है? सर ये स्मॉल स्केल्स के लिए था, कुछ ऐसा था सर, मुझे क्लियरली इसका नहीं पता। ओके। जीजेयू हिसार जो है, उसकी जी सर। स्थापना कब हुई थी? सर ईयर तो नहीं पता है, बट जब भजनलाल सीएम थे तब हुई थी। ईयर नहीं आते सर। ईयर याद नहीं है। चलिए, ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक कवर हो पाएगा। ठीक है, बाकी आपने बहुत कम जवाब दिए हैं, और थोड़ा सा आप पीएचडी कर रहे हो तो अपनी फील्ड के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, आप वहां पे जाके बता रहे हो, एक तरीके का ये एक वहां पे बड़ाई वाला चीज होता है कि हाँ मैं पीएचडी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में पीएचडी को बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। जी सर। और आप वो वहां पे जाके आप शो कर रहे हो कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो आपको एटलीस्ट आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उसकी इन जी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। आप यस सर। मर्जर एंड एक्विजिशन में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो, आप उसके ऊपर 4 पेपर छाप चुके हो। ठीक है, आप जी मर्जर सर। एंड एक्विजिशन का एग्जाम्पल नहीं बता पा रहे हो, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी कमियों को शो करता है कि आप जिस चीज के ऊपर पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उस चीज का आपको ही नहीं पता है। जी सर। तो फिर मतलब ये आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। समझ रहे करेक्ट हैं आप सर। मेरी बात? जी सर। जी सर। तो एटलीस्ट अगर आप, कोई भी बाकी कैंडिडेट्स भी अगर आप बता रहे हो कि आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपको अपनी जो टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है, उसके बारे में बहुत अच्छे से इन डेप्थ ABCD बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए। ठीक है, जी सर। देखो सामने वाले लोग एक्सपर्ट्स हैं, हो सकता है उन्होंने इस फील्ड में पीएचडी तो नहीं किया है, लेकिन मर्जर एंड एक्विजिशन का तो सबको पता होगा, वो बहुत ही एज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होंगे वहां पे।
तो डेफिनेटली उनको मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में पता होगा, करंट में क्या चल रहा है, कौन कौन से बैंक्स मर्ज हुए हैं, किसने किसको एक्वायर किया है, वो सारी चीजें उनको पता है। जी लेकिन सर। वो ये जानना चाहते हैं कि आप जिस चीज में रिसर्च कर रहे हो, क्या आपको उसके बारे में पता है कि नहीं पता है। जी सर। और फिर ना आपका इंटरव्यू पूरा उसी डायरेक्शन में चला जाता है। 80% क्वेश्चन आपसे उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के बाहर चीज को लेके वो पीएचडी पे ही लेके आ जाएंगे। ठीक है। जी सर। तो इसलिए अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हैं, बाकी लोग भी, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप पीएचडी के बारे में आप एटलीस्ट अपने टॉपिक के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। ठीक है। उसके अलावा आप उस फील्ड में विमेन कैंडिडेट हो आप, तो विमेन कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या स्पेशल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन दिए हैं क्या, और विमेन साइंटिस्ट इंडिया में कम है ज्यादा है। स्टेम एक फील्ड बोली जाती है, STEM। ठीक है। स्टेम फील्ड जी। में जो है विमेन कैंडिडेट कितने हैं, मेन कैंडिडेट कितने हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लीजिएगा। ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए अपने बारे में। सर मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही की है और ग्रेजुएशन 2013 में की, 15 में की थी, और 13 में मैंने JBT का कोर्स किया था, और 2017 में एमकॉम और 19 में बीएड की थी, MD यूनिवर्सिटी रोहतक से। ओके, तो और उसके बाद आप हाँ क्या जी, कर रहे हो। अभी तो ये HPSC का ही जो एग्जाम दिया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ये मतलब हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे जो ग्रुप 6 और 15 से 56 57 के जो हुए हैं अभी। ओके, तो आपने JBT भी किया है हाँ जी। और बीएड भी किया है, राइट। हाँ जी तो फिर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं। सर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही बनना चाहूंगी पहले तो, अब इसमें हो जाता है तो अभी वो तो एक ऑप्शन है साथ में। ओके, तो आपने पढ़ा होगा चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है नॉर्मली, उसमें आप किस चीज के बारे में पढ़ते हो। सर बच्चे की मतलब बच्चे का एक माइंड किस हिसाब से बच्चा काम कर रहा है क्लास में, कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब क्या चीज सीखने में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत हो सकती है, अगर वो नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं, वो सब चीजें। हम्म। ओके, मान लीजिए आप एक स्कूल में ज्वाइन करते हैं और आपकी क्लास में कुछ स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स भी हैं। ठीक है। हम्म। तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। सर उनको पहले तो क्लास के साथ ही पढ़ाना है, मतलब उनको ऐसा कुछ अलग से ये टैग नहीं करना कि ये बच्चे सीख नहीं सकते या कुछ ऐसा है, सब बच्चों के साथ इंक्लूड करके ही चलना है। और उन पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा अटेंशन ये भी देखा जाता है कि वो स्पेशली एबल किस चीज में है, मतलब सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, या मतलब क्या चीज की, क्या स्लो लर्नर है, सीखने में धीरे सीखते हैं, तो उस हिसाब से फिर जो भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रेमेडी होगी वो की जाएगी। ओके। जैसे अगर किसी को थोड़ा कम दिखता है तो आगे बैठा दिया, उसको थोड़ा प्रॉपर बोर्ड पे दिखाई दे, थोड़ा सुनता, थोड़ा मतलब अगर कम है तो थोड़ा जोर से बोल के या ऑडियो से कुछ ऐसे। और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब ये प्रोजेक्टर वगैरह ये स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर दिखने में जैसे अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसको कुछ वीडियो दिखा के या कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल दिखा के सिखा दिया इस तरह। हम्म। ठीक है। कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा है आपने, कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी, वही चल रहा है अभी। कहाँ चल रहा है। मतलब उसके बारे में क्या, मतलब क्या पढ़ा है वो अभी सर, जो पहले कंपनी कंपनीज एक्ट है। एक्ट किस टाइप की जो है एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे लागू नहीं होता है।
जैसे पार्टनरशिप पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट खुद ही एक अलग एक्ट है 1932, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है जैसे अलग है, तो उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे भी नहीं लागू होता है, 1912 एक्ट है। ओके। LIC एक कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी। क्या ये कंपनीज एक्ट के अंडर में आती है? क्या ये 1956 नहीं, LIC का एक अलग अपना एक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, हम्म, तो ये उसके अंदर ही आई। ठीक है। मेजोरिटी स्टेक से आप क्या समझते हो? जैसे एक कंपनी में अगर गवर्नमेंट का या किसी का भी मतलब अगर पार्ट जो शेयर होता है, तो वो 50% अबव हो, मतलब अगर कंट्रोल उस कंपनी में जिस भी पर्सन का है, अगर उसके पास शेयर्स हैं या मोर देन हाफ, मतलब मोर देन 50% है, तो उसका मेजोरिटी स्टेक कहलाया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में मेजोरिटी स्टेक को कैसे डिफाइन करेंगे? पता नहीं, सॉरी। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे कैसे पता चलेगा कि मेजोरिटी स्टेक कैसे डिफाइन करेंगे उसमें? सर कैप श्योर नहीं हूँ, बट सर मतलब ऐसा हो सकता है कि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी हो, तो उसको ओके। प्रॉफिट में रेशियो, बट वो डिपेंड करता है, मान लो अगर उनका प्रॉफिट का रेशियो इक्वली डिसाइड हुआ है, तो फिर उसमें फिर उनको इक्वली मिलेगा, बट कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मतलब हो सकता है। ओके ओके। PM मुद्रा योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? पीएम मुद्रा योजना ये 2015 में स्टार्ट की थी हमारे श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए मेनली है, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में नहीं है, लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे स्मॉल और माइक्रो, किसी ने स्टार्ट करना है अपना बिजनेस या कुछ मतलब काम करना है थोड़ा, तो और इसमें मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख है, मतलब लेस देन 10 लाख का लोन दिया जाता है, और 3 कैटेगरीज में डिवाइड है ये, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ओके। में 50,000 तक का लोन है और दिया जाता है, मतलब, और किशोर में 50,000 टू 5 लाख, और तरुण में 5 लाख टू 10 लाख। ठीक है। और इसमें ये PM ऑनलाइन, मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता है? नहीं सर। नहीं पता? चलिए कोई नहीं। कोई और स्कीम्स भी आपको ध्यान में आ रही है ऐसी कोई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोटे जो फर्म्स हैं उनको अच्छा फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए लागू की हो? छोटी फर्म्स को सिर्फ मतलब फसल बीमा योजना इस तरह से नहीं, एग्रीकल्चरल का नहीं कह रहे। फसल बीमा योजना में लोन दिया जाता है? नहीं, उसमें तो सर बीमा किया जाता है फसल का। नहीं, कोई याद नहीं आ रहा, सॉरी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, क्या समझते हैं आप इसके बारे में, सुना है आपने कभी? नहीं सुना सर। एक पब्लिक लिमिटेड, सॉरी, एक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? सर लिमिटेड कंपनी को गवर्नमेंट जो कंट्रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी होती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है जिसके ओनर
यस। सर यही, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ऑपरेशंस और जो भी है वो प्राइवेट हाथों में होते हैं, और लिमिटेड कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी के पीछे लगाते हैं। और गवर्नमेंट शेयर कंपनी के होल्डर पीछे मतलब लगाते हैं। शेयर होल्डर भी कम होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। ओके। जैसे उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ही हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि बाहर नहीं शेयर इश्यू करेंगे। और जो लिमिटेड कंपनी है उसका स्टॉक एक्सचेंज में ही उसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, तो ट्रेड कर सकते हैं मतलब। एक लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए कितने लोगों का जरूरत पड़ेगा कम से कम? लिमिटेड 7 मिनिमम, हाँ, 7 पर्सन मिनिमम। 7%। यस सर। और प्राइवेट लिमिटेड एस्टेब्लिश करने के लिए कितने लोगों का जरूरत पड़ेगा? 2। 2 पीपल। यस सर। क्या एक आदमी भी कंपनी बना सकता है? यस सर, वो अलग मतलब वो 1 पर्सन कंपनी के नाम से एक अलग से कंपनी होती है स्पेशल, तो 1 पर्सन तो कंपनी करके एक कंसेप्ट है, उसमें बना सकते हैं। तो 1 जिसमें पर्सन कंपनी और प्रोप्राइटरशिप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? सर प्रोप्राइटरशिप का तो वो कोई एक्ट में कहीं रजिस्टर करवाना कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। वो तो हर गली मोहल्ले में जैसे कोई भी जो शॉप होती है उसको हम प्रोप्राइटरशिप उसकी कह सकते हैं। और 1 पर्सन कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन, वही सेम फीचर्स है। तो बट फिर वो ये दो कंसेप्ट मतलब रजिस्टर करवाना पड़ता है, ज्यादा घूमना पड़ता है, तो क्या मतलब कोई बेनिफिट भी है 1 पर्सन कंपनी बनाने का? सर नहीं, इतना नहीं पता। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट। सर मैंने 10th और 12th हरियाणा बोर्ड से किया है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षाएं दी, जिसमें पहले 2 प्रयास में मेरा नेट और तीसरे प्रयास में जेआरएफ हुआ। फिर डीएवी पब्लिक स्कूल में पीजीटी कॉमर्स के पद पर अपनी सेवाएं दी, बीएड किया, एचटेट किया। अभी फिलहाल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ और कहीं जॉब ज्वाइन किया नहीं हुआ। ओके, तो आप स्कूल में पढ़ाते थे, वो छोड़ दिया आपने हाँ सर, बीएड करने के लिए। बीएड करने के लिए? ओके ओके, ठीक है। तो आपने नेट जेआरएफ किया, फिर क्लियर किया कि नहीं हुआ? जी सर। नेट जेआरएफ आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी, दोनों पहले 2 प्रयास में नेट और तीसरे प्रयास में जेआरएफ हुआ। तो फिर उसके बाद आपने पीएचडी में दाखिला नहीं लिया कहीं? सर कोशिश की थी पर सफल नहीं रही। ऐसे कैसे? जेआरएफ होने के बाद भी आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला? सर जेआरएफ के बाद भी बहुत कंपटीशन है, पीएचडी की सीट्स लिमिटेड हैं। ओके, तो मतलब आप सिर्फ अपने आसपास ही करना चाहते थे, कहीं दूर नहीं करना चाहते थे? हाँ सर, दूर तो आप इसलिए नहीं करने चाहते थे ना, फिर फैमिली अलाउ नहीं करती। ओके ओके ओके, तो ये भी एक रीजन होता है विमेन साइंटिस्ट या विमेन रिसर्च स्कॉलर्स कम होने का इंडिया में, कि यस सर। उनको फैमिली जो है आसपास में अगर नहीं मिलता है तो दूर जाने में अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। यस सर। ओके, तो आप स्कूल में पढ़ाते थे, 11th-12th क्लास को पढ़ाते थे? यस सर। कौन सी बुक से पढ़ाते थे आप कॉमर्स? सर बेसिकली एनसीईआरटी और उसके अलावा वीके पब्लिकेशन और अकाउंट्स के लिए डीके गोयल। तो 11th में एनसीईआरटी में जो अकाउंटिंग का बुक है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? सर उसकी पार्टीशंस बनी हुई हैं, 2 बुक्स हैं, दोनों को मिलाकर 14-15 चैप्टर हैं सर। दोनों बुक्स का क्या नाम है? अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2? जी सर, एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स हैं। तो 11th क्लास में ही दोनों पढ़ा दी जाती हैं? यस सर, 11th में ही 2 पढ़ा दी जाती हैं। ओके, और 12th क्लास में फिर क्या पढ़ाया जाता है? 12th में सर आगे पार्टनरशिप कंपनी है और ये सारी चीजें आ जाती हैं। 11th में अकाउंटिंग का ये जो 12th में क्या क्या टॉपिक पढ़ाए हैं आपने? सर मैं बिजनेस स्टडीज देखती थी वैसे। ओके।
लेकिन हाँ, टॉपिक्स का तो सर पता ही है 12th में क्या थे। बिजनेस स्टडीज में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए हैं सर कौन सी क्लास को? 12th क्लास को? सर 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में सर फाइनेंस है, मार्केटिंग है और मैनेजमेंट का कंप्लीट सर, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनका पूरा कंप्लीट डिटेल है सर। अच्छा, उसके अलावा? इसके अलावा सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था इंडिया में? सर पहले तो 1986 में था, अब उसको अमेंड करके 2019 आया है। ओके, तो अभी रिसेंटली ऐसा क्या चेंजेस आया है कि अमेंड करने की जरूरत पड़ा? सर रिसेंट में ये जो ई कॉमर्स है, जो इसकी वजह से अमेंड करने की जरूरत थी, क्योंकि उसका एम्बिट इतना स्ट्रांग नहीं था ई कॉमर्स को जो शामिल कर पाए। ओके, सो ई कॉमर्स को इंक्लूड करने के लिए इस एक्ट को अमेंड किया गया था। और भी बहुत तो सारी चीजें सर नई शामिल की गई हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली कंज्यूमर्स अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो उसके लिए कोई पोर्टल बनाया है क्या इंडियन गवर्नमेंट ने? सर बनाया तो है, उसका नाम बता सकते हैं आप? ई दाखिला। ई दाखिला? ई दाखिल और ई दाखिला मतलब वही प्रोनाउंसिएशन है सर इंग्लिश में इसका। ओके, नहीं, दाखिला में तो एल के बाद ए भी लगाएंगे, दाखिल में एल के बाद ए नहीं लगेगा। सर ऐसा ही है, ई दाखिल है, ई दाखिल। ई दाखिल है, ठीक है, ये पोर्टल का नाम है। अच्छा, जी सर। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है इंडिया का? सर नंबर तो याद नहीं है मुझे, सॉरी। अच्छा, आपको नहीं पता है कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर? नहीं मान सर लो नहीं। कोई कंज्यूमर का कोई ग्रीवेंस है तो वो कहाँ पर फोन करके बोल सकता है? सर वो ई दाखिल का यूज करे। ओके, नहीं, अब मान लो काफी एज पर्सन है जो टेक्नोलॉजी के साथ इतना एडवांस नहीं हो पाए हैं, तो जी वो लोग क्या है कि वो फोन पे थोड़ा सा बेटर फील करते हैं कि हम अपनी कंप्लेन जो है बोल के बता सकते हैं, क्योंकि काफी लोग रिलेक्टेंट होते हैं कि हम आज कंप्लेन वहां पे पोस्ट करेंगे, पता नहीं कहाँ जाएगी, कितने दिन में कोई देखेगा नहीं देखेगा, सरकारी काफी लोगों की ऐसी यस। मानसिकता होती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। फोन पे वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए एक कंज्यूमर हेल्पलाइन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है। आप ओके सर। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। यस सर। तो ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में आपने सुना है? जी सर, ये एक अगर कोई इन्वेस्टर का कोई भी अनक्लेम्ड अमाउंट है वो 7 साल तक अनक्लेम्ड रहता है, तो इसे इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस फंड का इस्तेमाल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन और एजुकेशन के लिए ही किया जाता है। ओके, तो ये किस उसके एक्ट के थ्रू ये बनाया गया था? जी सर, कंपनी एक्ट 2013 में। ओके, उसके अंडर में इसको बनाया गया था। जी सर। ठीक है, उसका सेक्शन 125 जो है उसमें इसके बारे में बताया गया है। जी सर। ठीक है सर, इन्वेस्टर एजुकेशन। तो किसी भी मेंबर का अगर 7 साल से ज्यादा अगर वो डिविडेंड क्लेम नहीं करता है तो उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, करेक्ट? जी सर। यस सर। उससे पहले वो फंड कहाँ रहेगा, अनक्लेम्ड जो, सॉरी, डिविडेंड जो है वो? सर ये तो नहीं पता मुझे, सॉरी। ठीक है, तो उसके लिए आप सेक्शन 124 भी पढ़िएगा एक बार, ठीक है? ओके सर। सेक्शन सेक्शन 124। 124 ऑफ कंपनीज एक्ट। यस ये सर। अगर सेक्शन। किसी कंपनी के पास अनक्लेम्ड डिविडेंड है यस तो सर। उसका क्या करना है, उसको कहाँ रखना है, कितने टाइम के लिए रखना है, और फिर उसके बाद उसको इसमें IEPF जो है उसमें कब ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें सेक्शन 124 बताता है आपको। ओके सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट कैंडिडेट। मैंने 10th और +2 HBSC बोर्ड से की है, और उसके बाद
KM गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना से मैंने आगे बीकॉम की है। एमकॉम केयू के अंडर एसटी कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने नेट क्लियर किया हुआ है। आफ्टर दैट 2021 में मैंने एस्टेट क्लियर किया है। यस सर। उसके बाद आप अभी क्या कर रहे हो? आफ्टर दैट सर मेरी 2022 में मैरिज हो गई थी। तो करंटली अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। ओके, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। यस सर। नेट के बाद आपने आगे कहीं पीएचडी के लिए या फिर कहीं लेक्चरशिप के लिए नहीं सोचा? नहीं सर, उसके बाद मैंने जैसे बीएड में एडमिशन लिया हुआ था, तो उसके बाद मैंने वही उसी पे फोकस किया हुआ था। तो जैसे ही नेट क्लियर किया मैंने 2020 में किया मैंने। 2021 में मेरी बीएड हुई है, उसके बाद मेरी मैरिज हो गई थी। तो अब मैरिज के बाद आफ्टर 1 ईयर बेबी है मेरे, छोटा है। तो अभी तो बस मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ जितना टाइम मिल पाता है। ओके, ठीक है मैडम। Yes, sir. अब ये बताइए, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है? एग्रीमेंट जैसे सर यदि हम किसी को ऑफर देते हैं और वो उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी होगा वो एग्रीमेंट होगा। बट यदि उसी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर 1872 के अंदर यदि रजिस्टर्ड हो जाता है, देन इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, स्क्रीन पे देखिएगा, वेजरिंग Yes, sir. एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट ये क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना। ओके, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, सर आप लिमिटेड इसकी और हिंदी बता सकते हैं? कोई बात नहीं, आप लिमिटेड वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? सर लिमिटेड कंपनी है जो अदर मतलब पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन के लिए। ओके, मिनिमम प्राइवेट कंपनी में हमें 2 मेंबर्स भी प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट लिमिटेड के लिए हमें 7 पीपल एटलीस्ट चाहिएंगे। ओके मैडम। तो आप ये बताइए, 1% कंपनी और प्रोप्राइटरशिप इनमें क्या डिफरेंस है, और 1% कंपनी एस्टेब्लिश करने का क्या फायदा है ओवर ए प्रोप्राइटरशिप फर्म? सर प्रोप्राइटरशिप है, यदि हम कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं विदाउट एनी एक्ट, वो हमारा प्रोप्राइटरशिप होगा। बट यदि हम पार्टनरशिप एक्ट के सॉरी कंपनी एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो 1% कंपनी होगी। 1% कंपनी के अंदर हमें लीगल फॉर्म मिल जाती है। प्रोप्राइटरशिप में वो चीज नहीं होती है। 1% कंपनी कंडक्ट करने का मीनिंग यही था कि जो प्रोप्राइटरशिप यदि कोई पर्सन, मान लो यदि वो एक पर्सन है, वो कंपनी स्टैब्लिश करना चाह रहा है बट वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमें प्राइवेट लिमिटेड के लिए कम से कम 2% चाहिए थे। तो उसमें वो एक पर्सन को सिंगल 1 शेयर देके जानबूझ के ये दिखा देते थे कि वो 2% मिलके कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जबकि वो सिंगल पर्सन ही उस चीज को रन करता था। वो दूसरा पर्सन सिर्फ नाम के लिए रखा हुआ था। तो जैसे ही लॉ के अंडर यदि हम 1% कंपनी कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीज अब हमें नहीं करनी पड़ेगी, दिखावे की हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। आप 1% कंपनी ही कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, यस सर। कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा है आपने? यस सर। कंपनीज एक्ट के अंडर में सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, मालूम आपको? सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी अभी ओके, मेरे मैं कॉलेज बता रही स्क्रीन पे देखिएगा, एक टर्म लिख रहा हूँ, है। यस सर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या यस होता सर। है, आपने सुना इसके बारे में? यस सर, मैंने रेड हेयरिंग के बारे में पढ़ा है। सर
आई थिंक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, बट वो सिर्फ नाम पे ही इनवाइट कर रहे हैं। पहले से ही हमें ये होता है कि हमें इन पर्सन को ही शेयर्स देने हैं, तो हम सिर्फ दिखावे के लिए ही प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। आई थिंक दैट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस यदि हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए, तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उनको, जिसमें हमारी कंपनी के बारे में हम इंफॉर्मेशन उन्हें देते हैं कि डायरेक्टर कौन है, किस चीज के लिए हम कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ओके, सेबी के बारे में आपने सुना है? यस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या काम है इसका मेन? सेबी 3 तरीके के काम करती है। रेगुलेटरी वर्क भी करती है, डेवलपमेंटल वर्क भी करती है, और करती है इन प्रोटेक्टिव वर्क भी करती है। ये जो एक्सचेंज होती है उनको रेगुलेट करती है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में काम करती है, उनके लिए रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करती है इंडिया में ताकि अभी उनकी कितने एक्सचेंज हैं? तो इंडिया में सर मेन हम 4 ही मान के चलते हैं। ओके, बताइए। NSE, BSE, हम्म, कलकत्ता, और सर इसमें रीजनल स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं, जिसके अंदर हम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और आई थिंक अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज वो इनमें लेते हैं। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही आ जाते हैं, आई थिंक मेन यही है। ओके, ये डेली हम न्यूज़पेपर में ना ऊपर कोने में कहीं लिखा रहता है निफ्टी, सेंसेक्स, ये क्या होता है? सर जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स है सेंसेक्स। ये टॉप 30 कंपनीज को, टॉप 30 कंपनी के रेट को डिनोट करता है, जो उनके शेयर्स के प्राइस हैं। और जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, जो निफ्टी 50 भी हम इसको कहते हैं। ये टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स को शो करता है कि उनके प्राइसेस में क्या अप एंड डाउन आए हैं। ओके, तो जैसे कि आज ये हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि सेंसेक्स जो है वो 1000 पॉइंट्स नीचे चला गया। तो सेंसेक्स के पास कितने टोटल पॉइंट्स हैं ऐसे जो 1000 पॉइंट्स कम हो गए? मतलब ये वो कैसे तो पता नहीं चलता मुझे। है कि कितने पॉइंट्स ऊपर नीचे जा रहा है? सर आई थिंक कंपनी के जो सर कंपनी का जो डेली वर्क होता है, उनके जो शेयर्स प्राइस होते हैं वो जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, आई थिंक उसके आधार पे होता है सर। इतना नहीं पता इसके बारे ओके में। ओके 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 मैडम। अशोक सर, जय हिंद, गुड इवनिंग। अशोक जय सर, हिंद, गुड इवनिंग सर। जय हिंद। आइए, आपका स्वागत है। रिम्पी में से कुछ सवाल कीजिए आप हरियाणा गुड डिस्ट्रिक्ट इवनिंग के बारे सर। में। गुड इवनिंग मैडम, ये बताइए कि यस सर। हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा की महिला साक्षरता दर फीमेल लिटरेसी रेट इन हरियाणा। सॉरी सर। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? सर 22। नवनिर्मित 3 जिले बताओ। हाँ जी सर। हाल में सर 3 प्लीज। कौन कौन से जिले बने हैं? सर नूहू, पलवल। जी। सर 2 ही पता है। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में किस भाग में स्थित है? सर शिवालिक की सर एक मिनट सर प्लीज। दक्षिण भाग में।
चंडीगढ़ की साइड शिवालिक की पहाड़ियां हैं। दक्षिणी भाग में है। सॉरी। चलो ये बताइए, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला जो हरियाणा की जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसके हिसाब से हरियाणा के किस दिशा में पड़ता है? उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है? तो साउथ में है। किस जिला में, किस दिशा में बताइए? तो साउथ में है। श्योर हो आप? जैसे साउथ में है बराबर। हरियाणा में एक ऑयल रिफाइनरी है, बता सकते हो किस जिले में है? ऑयल रिफाइनरी बताइए। पर शायद करनाल में है। हेलो हाँ जी, हेलो। सुन रहे हैं। ओके सर, ओके मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं। यस सर, मैंने +1 +2 गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से की है और मैंने बीकॉम गुरु नानक गर्ल्स स्कूल कॉलेज से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से की है और 2019 में मेरा नेट क्वालिफाइड है सर और 2021 में मैंने बीएड किया है और 2022 में मेरा स्टेट क्लियर है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं HPSC PGT की तैयारी कर रही हूँ सर। ओके, तो नेट करके आपने कहीं लेक्चरशिप में ट्राई नहीं किया, पीएचडी के लिए ट्राई नहीं किया कहीं? नहीं सर, मैंने बीएड की थी फिर। ओके ओके, तो फिर नेट क्वालिफाई करने का, इतने टाइम तैयारी करने का आपके लिए क्या फायदा? नहीं सर, फायदा तो है क्योंकि आपका नेट क्वालिफाई करने का क्या रीजन था, क्यों करना चाहते थे नेट क्वालिफाई? टीचिंग के लिए सर। बट आप कॉलेज में तो जा नहीं रहे, आप तो फिर एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो सर। तो HPSC में भी सर टीचिंग का तो मौका इसमें भी मिल जाएगा ना। तो इसके लिए तो नेट की जरूरत नहीं है, आपने टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा पहले से तैयारी कर लेते उसके लिए। नहीं सर, वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही दिया था एग्जाम, जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ही हुई थी। ओके, कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा आपने 2013? यस सर। सेक्शन 8 कंपनी से आप क्या समझते हैं? सेक्शन 8 कंपनीज वो कंपनीज होती है सर जो नॉन प्रॉफिट्स होती हैं, जो किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती बल्कि धार्मिक उद्देश्य से या फिर किसी संस्था के प्रोत्साहन के लिए बनाई जाती हैं। तो सेक्शन 8 में 3 कंडीशन दी गई है, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन जो है? सॉरी सर, वो तो नहीं पता। ओके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट वो होते हैं सर जिसमें वो मेन डिटेल्स नहीं प्रोवाइडेड कराते हैं, पब्लिक ऑफरिंग के लिए इनको प्रोवाइडेड कराया जाता है, पर जैसे शेयर के प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स क्या है वो नहीं इसमें बताते वो। ओके, ठीक है। आप ये बताइए, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे 1% कंपनी एस्टेब्लिश करने का क्या फायदा है ओवर ए प्रोप्राइटरशिप फर्म? 1% कंपनी एक तो सर जो लघु उद्यमी होती है उनको प्रोत्साहन देने के लिए बनाई जाती है और एक इसके अंतर्गत एक ही मेंबर क्या है इसमें रजिस्टर्ड हो सकता है और इसको कुछ प्रिविलेज प्रोवाइडेड कराए गए हैं, जैसे इसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रोटेशन की बेसिस पर उनको निकालने रोटेशन के बेसिस पर नहीं किया जाता और इसके अंतर्गत जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन्हें फाइनल अकाउंट्स में इन्हें देने की जरूरत नहीं है और जो इसके तो ये चीजें इसमें डायरेक्टर प्रोप्राइटरशिप में जरूरत होती है?
नहीं सर, क्योंकि प्रॉपर्टी उसमें तो सर एक अकेला ही पर्सन होता है तो ना, जो वो हम खुद ही पूछना अपनी। चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि प्रोप्राइटरशिप ना करके एक 1% कंपनी एस्टेब्लिश करने का क्या फायदा मिलेगा एक आदमी को? मोर कैपिटल मिल सकती है सर, क्योंकि उसमें तो अकेला पर्सन ही सारी कैपिटल लगा रहा, हम्म और वो सारा ही जोखिम खुद वहन कर रहा है, और इसके अंतर्गत वो अकेला नहीं करता है, और एक तो कंपनीज कौन एक्ट के करता है? अंडर आ जाए है। अकेला नहीं करता है तो और कौन करेगा? क्योंकि ये तो कंपनी है ना सर, लिमिटेड है ये तो। ओके, तो ये किस कैटेगरी में आएगी, लिमिटेड में या प्राइवेट लिमिटेड में? प्राइवेट लिमिटेड में है सर। ओके, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड में पैसा कहाँ से आता है, मतलब हम शेयर्स खरीद सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का? प्राइवेट लिमिटेड में सर जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको शेयर्स दिए जाते हैं, पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं किए जाते। ओके, मान लो कोई कंपनी के पास अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ठीक है, जी सर। अनक्लेम्ड डिविडेंड है, उसको कहाँ क्या करेगी कंपनी? उसकी कंपनी के पास क्या ऑप्शन है उसको आगे फ्यूचर उसके लिए? वो सर संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए या फिर उसको विस्तृत करने के लिए यूज कर सकती है संगठन में। ओके, ऐसा कर सकती है। जी सर। ओके, उसके अलावा और क्या क्या कर सकती है? सॉरी सर, और तो नहीं याद आ रहा अभी। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्ट्रैक्ट को सर लॉफुली एनफोर्स करा सकते हैं, और एग्रीमेंट को नहीं, क्योंकि उसके एग्रीमेंट में लाइबल नहीं करा सकते हम एनफोर्स लॉफुली उसको। क्यों, ऐसा क्या डिफरेंस होता था हमें? मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस कोई उसके लिए कोई कानून बनाया था गवर्नमेंट ने कि ये जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें ये कंडीशंस होंगी? ये सर है उसमें, पर मेरे अभी याद नहीं आ रहे सर। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? वेजरिंग एग्रीमेंट ये सर एक अनसर्टेन इवेंट्स के लिए होता है, जैसे जुआ वगैरह के लिए, जिसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब जो उसका आउटकम आएगा उसका पूरा नहीं होता पता। ओके, LIC जो कंपनी है, क्या वो कंपनीज एक्ट के अंडर में आती है, मतलब प्रोविजंस लागू होते हैं उसके ऊपर? यस सर। ओके, ठीक है, अशोक सर प्लीज। मैडम आप ये बताइए, हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? हरियाणा की जनसंख्या सर 2.09%। ओके, ये बताइए अरावली की पहाड़ियों की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोसी की पहाड़ी। ऊंचाई पता है आपको? हाँ जी, 652। ओके, ये बताइए हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से पे वन है, फॉरेस्ट? 3.68% पर। 3.68। हाँ जी, 8 पता नहीं 3 है सर कुछ है। ओके, हरियाणा की फीमेल लिटरेसी रेट बता सकते हैं? फीमेल लिटरेसी 65.6%। ओके, तो ये बताइए हरियाणा का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? ये तो नहीं पता सर, सॉरी सर। ओके, हरियाणा बजट के बारे में जानते हैं? हरियाणा का बजट कितना है? सॉरी सर। ओके, ये बताइए हरियाणा में जो के महिला यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कौन सी है? ये भी नहीं पता सर, सॉरी सर। आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है, कौन से कॉलेज से? गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से सर। ओके,
ये बताइए, भाई संतोख सिंह गुरु नानक जी के बारे में लिखते थे, वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? सर दोबारा रिपीट करना सर क्वेश्चन। भाई संतोख सिंह जो गुरु नानक देव जी के बारे में लिखते थे, वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? हाल में उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। सॉरी सर। ओके। मोहन सिंह मंडार के बारे में सुना आपने? नहीं सर, सॉरी सर। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अपने बारे में बताइए कुछ, उसके बाद अशोक सर सर पूछेंगे सब। सर मैंने ग्रेजुएशन जो है केयू के कैंपस से किया है, एमकॉम भी मैंने वहीं से किया है और बीएड भी वहीं से किया है। उसके बाद 2017 में मेरा नेट हो गया था सर। हरियाणा का बजट अब की बार कितना रहा है? हरियाणा का सर? बजट सर सॉरी सर, मुझे नहीं ध्यान। हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के वित्त मंत्री माइंड में नहीं है सर, सॉरी। ओके। हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर बताइए कौन है? कंवरपाल गुर्जर सर। ओके। आप ये बताइए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सर आई थिंक गुरुग्राम में सर। ओके। फीमेल लिटरेसी रेट हरियाणा का कितना है? 56 के अराउंड, 56% के अराउंड है सर। ठीक है। भगत पूर्ण सिंह महिला महाविद्यालय आपने सुना है? हाँ जी सर। बताइए सर सोनीपत विस्तार से में है थोड़ा। वो। ओके। सर एक्चुअली मतलब बताइए, भगत पूर्ण सिंह के बारे में बताइए। सर किसके बारे में सर? भगत पूर्ण सिंह के बारे में बताइए। सर उनके ज्यादा नाम पे नहीं ही है ना पता। यूनिवर्सिटी? हाँ जी सर, इतना नहीं पता, बस ये पता है कि सोनीपत में है सर। आपने अपनी पढ़ाई केयू के से की है, कुरुक्षेत्र से की है, तो कुरुक्षेत्र में कोई डैम आपने सुना है? कौन सा डैम है? सर नील क्रांति के नाम से शायद सर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी सर। 1952 में? हाँ जी सर। ओके। कुरुक्षेत्र में जो पुरातात्विक स्थल हैं, हाँ जी उनके बारे सर। में बताइए थोड़ा। सर वहाँ पर जैसे धरोहर है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, उसमें थोड़ा मैं हड़प्पाकालीन स्थलों से या जो पुरातात्विक स्थलों के बारे में पूछ रहा हूँ, धरोहर के बारे में बात नहीं कर रहा। पुरातात्विक स्थल बताइए कौन से हैं? सर थोड़ा मतलब डिटेल में कि क्या पूछना चाह रहे हो? जीडीपी और जीएनपी किसी देश की इक्वल है, तो उस देश को लाभ होगा या हानि होगी? जीडीपी अगर? जीडीपी और जीएनपी हाँ जी सर। दोनों इक्वल हैं, हाँ जी। तो उस देश में लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा सर। श्योर हो? नहीं श्योर नहीं हो सर, सॉरी। भारत का वित्त मंत्री पता है? नो सर। ओके। ओके मैडम, आप ये बताइए, तो सर ने पूछा था वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है वो पता है आपको? सर अभी माइंड में नहीं आ रहा कोई भी मिनिस्टर, सॉरी सर। ओके ओके। सभी डिटेल में याद थे पर अब माइंड में नहीं आ रहे सर। 1% कंपनी क्या होता है?
तो 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एक अकेला पर्सन कंपनी को रन करवा सकता है, और वो पर्सन मतलब एक नेचुरल पर्सन होता है, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। तो वही होता है 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी और प्रोप्राइटरशिप, इनमें क्या डिफरेंस है सर? सर मतलब वो एक सोल प्रोप्राइटर जो होती है वो लीगली हम उसको नहीं कह सकते, बट एक जो 1 पर्सन कंपनी होती है वो एक एक्ट के तहत स्थापित की जाती है, तो लीगल। मेरे पास एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैं उसको ओपीसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं पता सर। ठीक है, आप मान लो कल को स्कूल में जाते हो पढ़ाने, और यूजुअली जो है कॉमर्स जो है 11th 12th क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है? हाँ जी सर। आप पीजीटी में कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे? 11th 12th से पढ़ाएंगे या फिर 9th to 12th पढ़ाएंगे? +1 +2 सर। सर वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स में 9 to 12th होता है सर। ओके ओके। तो आप 9वीं या 10वीं के बच्चों को क्या बोलकर ये कॉमर्स की फील्ड में अट्रैक्ट करना चाहोगे? मतलब आपके अकॉर्डिंग कि ये फील्ड क्यों अट्रैक्टिव है, क्यों ना वो आर्ट्स और साइंस फील्ड को छोड़ के कॉमर्स की फील्ड में आना चाहेंगे? आप कुछ कैसे उनको प्रोत्साहित करेंगे? सर स्पेशली गर्ल्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि कॉमर्स अच्छा फील्ड है, टीचिंग में जा सकता है एक पर्सन, और सेकेंडली लड़कों के लिए भी अच्छा है, अगर उनको बिजनेस करना है या कोई किसी भी तरह का मतलब बिजनेस से रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए उनको, तो उनको तो कॉमर्स आपके में जाना अकॉर्डिंग चाहिए। गर्ल्स बिजनेस नहीं कर सकते, गर्ल्स सिर्फ टीचिंग कर सकते हैं, राइट? यस सर, मैक्सिमम मतलब लड़कियां टीचिंग में ही जाना पसंद करती हैं, और टीचिंग ही बेस्ट लगता है मुझे उनके लिए। क्यों ऐसा है कि आपको टीचिंग ही बेस्ट लगता है? क्यों आप अगर आपकी कोई लड़की है तो उसको किसी और फील्ड में ना भेज के उसको टीचर ही बनाना चाहेंगे? सर क्योंकि फर्स्ट एक तो टीचिंग की जो जॉब होती है, एक तो बड़ी आई थिंक रिस्पेक्ट मतलब मेरे हिसाब से सर रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती है सर, और सेकेंडली इसमें टाइमिंग का भी मतलब ठीक रहता है। आप ये नहीं है कि आफ्टर 2 या 4 o'clock भी आप बिजी रहते हो, फैमिली भी आपको देखनी होती है एज अ गर्ल, तो आप अपना बच्चा भी देखना होता है, तो आप टीचिंग आपके लिए बेस्ट जॉब है गर्ल के लिए। नहीं, आप अपना बिजनेस ओपन कीजिए, आपके अकॉर्डिंग टाइम चलेगा। क्या सर? मैडम आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो महिलाएं ना अच्छी बिजनेसमैन नहीं हो सकती, तो क्या आप बता सकती है हरियाणा की जो सफल बिजनेसमैन जो वुमेन है अभी और सबसे अमीर उद्योगपतियों में है, उनका नाम जानते हैं आप? नहीं सर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। हाँ होती हैं सर लड़कियां और जाती भी हैं सर बिजनेस में, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी सर कि मेरे हिसाब से टीचिंग बेस्ट है गर्ल के लिए। ओके, आपने सावित्रीबाई फुले के बारे में सुना है? हाँ जी महिला शिक्षिका रही हैं, बताइए उनके बारे में विस्तार से थोड़ा। सर, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा में योगदान दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो महिलाओं वो तो पता है, विस्तार से बताइए कहाँ जन्म हुआ था और क्या क्या उन्होंने प्रयास किए महिला शिक्षा के लिए। सर ये नहीं पता, ध्यान नहीं है, मतलब महिला सुना हुआ है मैंने पर ध्यान नहीं है। कल्पना चावला जो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी या अंतरिक्ष यात्री थी, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि वो तो आपके टीचिंग फील्ड से भी नहीं जुड़ी थी, उसके बावजूद एक सफल होती है। सर करनाल में उनका जन्म, जो कल्पना चावला है सर, उनका जो जन्म हुआ था वो करनाल में हुआ था, और इन्होंने मतलब तो इनकी जो डेथ है वो 93 में हुई थी शायद, सॉरी सर। ओके मैडम, 1991 में कुछ क्राइसिस हुआ था, मतलब इंडिया के में इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं उसको, तो ऐसा क्या हो गया था सर उसमें जो 1991
से पहले जो थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे हमारे देश में, हमारे यहाँ आर्थिक मंदी बोल सकते हैं उसको, चली थी। तो उस टाइम पे मतलब क्या था कि हर चीज गवर्नमेंट क्या करती थी कि अपने अंडर ही लेती थी, मतलब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो कोई फोकस ही नहीं था। वो चाहते थे कि सब कुछ हमारे अंडर हो, मतलब सरकार, मतलब हर चीज बैन थी, प्राइवेट सेक्टर बैन थे, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर ने फिर भी बैन होते हुए भी बहुत ज्यादा ग्रोथ की थी उस टाइम में। तब फिर सरकार ने ये फैसला लिया था कि हमें एलपीजी लेकर आनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। और एलपीजी कुछ गैस? नहीं सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अच्छा अच्छा। तो ये लेकर आए थे फिर वो, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे फिर फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो सेक्टर हमारे अंडर, मतलब हम उनको प्रोटेक्ट, मतलब हम उनको रिवाइव नहीं कर पा रहे या फिर वो सिक यूनिट्स बनती जा रही हैं, तो तो हम प्राइवेटाइजेशन उनको। से आप क्या समझते हैं? कोई गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइज करते हैं तो वो कैसे होती है? डिस सर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क है? सर गवर्नमेंट अपना जो शेयर है वो अपना सेल कर देती है, मतलब अपना पूरा का शेयर पूरा? निकाल लेती है। नहीं सर, 51% से ज्यादा जो होता है ना गवर्नमेंट का जो शेयर होता है, तो उसमें वो थोड़ा अपना शेयर कम कर लेती है, मतलब 51% से कम कर लेती है, और उसमें प्राइवेट हिस्सेदारी ज्यादा हो जाती है। तो डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क होगा फिर? सर डिसइन्वेस्टमेंट में तो यही होता है जो मैंने अभी बताया, और हम्म। प्राइवेटाइजेशन में ये होता है कि उनको जो एरियाज रिजर्व थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी ओपन कर दिए जाते नहीं हैं। मैडम, मैं एक कंपनी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। एक कंपनी है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें दो हाँ जी चीजें सर। बोलते हैं। बोले, एक तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट उस कंपनी का डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक हाँ बोलते जी हैं सर। कंपनी को प्राइवेटाइज कर रही है। तो ये एक कंपनी के रिगार्डिंग ये दोनों टर्म्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्राइवेटाइजेशन नहीं ध्यान आ रहा सर, फिर डिसइन्वेस्टमेंट तो यही होता है, मतलब डिफरेंस नहीं बता पा रही सर। ओके ओके, ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं। हाँ जी सर। सर तो मैंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सब गवर्नमेंट स्कूल से की है, और गवर्नमेंट स्कूल से की है सर, और मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन केयू से की है सर। और सर मैंने एफटेट सीटेट क्लियर किया हुआ है सर, और पीजीटी हिस्ट्री मैंने 2016 में क्लियर की है सर। थोड़ा सा माइक से दूर होके बोलो, आवाज फट रही है बहुत ज्यादा। सर मैंने ईयरफोन लगाया है, जस्ट मिनट सर, दरवाजा बंद करने को। तो थोड़ा सा दूर कर लीजिए। जी सर, जी सर। सर मैडम, बेरी गाजा के बारे में आपने सुना है? बेरी गाजा? हाँ जी सर, सुना है, वर्ड हिस्ट्री में पढ़ा है सर, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है। हाँ, ओके। 11th इनाम सेकंड चैप्टर में है इन, सर। इनाम गांव के बारे में बताइए विस्तार से। इनाम गांव, जस्ट क्या है प्लीज? इनाम गांव हाँ जी सर। तो इनाम गांव बताइए विस्तार। जो है सर, इनाम गांव मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश में है सर, या साउथ के मध्य, सेंटर और साउथ के सेंटर में ही है कहीं सर। बताइए विस्तार से, क्यों सर प्रसिद्ध है? डिटेल में तो नहीं सर, प्रसिद्ध सर, इतना डिटेल में नहीं पता सर। नजराना के बारे में बताइए विस्तार से, थोड़ा क्या जानते हैं? नजराना, सॉरी सर, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। ओके। उत्तरी काले चमकीले पात्र जी सुना है इनके बारे में? हाँ जी सर, ये सर जनपद काल से रिलेटेड है। ओके। आपने जनपद काल का जिक्र किया है, तो बता सकते हैं आप राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद रहा है? कौन से क्षेत्र में सर? राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद रहा सर है? मत्स्य, सर मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। जी। सिल्क रूट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, और कौन कौन से राजाओं ने क्या क्या बाधाएं डाली, या किन्होंने उस रूट को अच्छे तरीके से प्रयोग किया? तो
मुझे याद आ रहा है तो कुषाणों ने सबसे अच्छा प्रयोग किया था। बस इतना ही जानते हैं? सर इतना नहीं पढ़ा तो ऐसा, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है सर एग्जैक्टली। ओके। रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चाइना में आई थी, तो ये पूरी संपूर्ण दुनिया में किस तरीके से फैली है? नहीं सर, इस बारे में मेरी कोई नॉलेज नहीं है सर। ओके। आपने अमरावती स्तूप के बारे में सुना है? हाँ जी सर। बताइए थोड़ा। सर अमरावती स्तूप, तो ये जो वहाँ के पुरानी जो रानी थी सर बेगम, उन्होंने उसको, हाँ सर अमरावती स्तूप के बारे में सर इतना पढ़ा है मैंने 11th से 12th क्लास में कि उसको जो है नष्ट कर दिया गया था, उसके कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं उन जिनको रखा हुआ है अभी। ओके। जी। अजंता एलोरा जो गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है वो बहुत ही शानदार तरीके की गई है। बता सकते हैं वो चित्रकारी के लिए कौन सी विधि प्रयोग हुई है? विधि सर लेप विधि। फ्रेंस्को विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं सर, इसके बारे में मैं नहीं जानती। अभी जो राम मंदिर हाल में चर्चाओं में रहा है, ये किस विधि से बनाया गया है? मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रयोग की गई है? कौन सी शैली या स्टाइल यूज? सर ये बेसर शैली है। ओके। आपने पंचायतन शैली के बारे में सुना है? सॉरी सर, दोबारा बोलिए सर प्लीज। पंचायतन शैली। हाँ जी सर, सुना है। बताइए थोड़ा। तो पंचायतन बेसर शैली का ही दूसरा नाम है। ओके, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये जो राम मंदिर बना है ये पंचायतन शैली में बना है? हाँ जी सर। थोड़ा बताइए विस्तार से, थोड़ा किस तरीके से क्या? सर इसमें बेसर शैली में मुझे समझाइए कि पंचायतन शैली क्या होती है? सर इसमें शिखर का मेन वो होता है। जैसे तो इसमें राम मंदिर में 2 दिए हुए हैं ना, छोटे छोटे शिखर। विस्तार से समझाइए थोड़ा सा मुझे कि पंचायतन शैली क्या है। तो पंचायतन शैली में जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है सर मैं श्योर ना भी हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, इसमें शिखर मेन होता है। जैसे जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो शिखर होता है सर, उसमें गर्भगृह के ऊपर का शिखर जो होता है उसमें मेन होता है सर। भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हाँ जी सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है। कुछ थोड़ा सा आप जानते हो? अरब के एक नाविक रहे हैं, जानते हैं आप उनके बारे में? हाँ, अल अदरिसी है शायद। जी पूछिए सर। सर ये अभी आप बता रहे थे वेशनारा स्टाइल, उसके अलावा और कौन कौन सी स्टाइल होती है मंदिर बनाने की? मंदिर की सर एक नागर शैली है और एक द्रविड़ शैली है सर। उन दोनों में क्या अंतर है? सर जो द्रविड़ शैली है सर, उसमें गोपुरम हुआ करते थे मेन। क्या होते हैं गोपुरम जो तोरण द्वार होते हैं ना सर, जो मेन जो गेट होते हैं सर, एंट्रेंस गेट होती है। ओके। तो जो द्रविड़ मंदिर होते हैं ना, वो उनकी विशेषताएं हैं सर। मेन जो फोकस होता है उनका मेन गेट पर ही होता है सर। अच्छा, बाकी चीजें सेम है दोनों? नहीं सर, उसमें जैसे बेसर शैली में शिखर होता है सर, साउथ वालों में इतना नहीं होता शायद। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ इनमें, मुझे लगता है। ओके जी। कैलाश मंदिर के बारे में जानते हैं आप? कैलाश मंदिर सर कैलाश मंदिर, सर कैलाश मंदिर शिव मंदिर है
और जहाँ तक शायद मुझे याद आ रहा है सर, तो ये एक जो है एक पत्थर को काट के बनाया गया है। कहाँ पर है, कुछ बता सकते हैं? कहाँ है सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, जी स्तूप क्या होता है? तो सर ये जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे सर, उनको रख कर उनके ऊपर जो सर जो संरचना बनाई गई है उसको स्तूप बोलते हैं। तो क्या हर जैसे सर हमारे हरियाणा में तो क्या हर जैसे स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं? तो जहां तक मैंने पढ़ा है मोस्टली जितने स्तूप हैं उनमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ही सम कुछ ना कुछ अवशेष रखे गए हैं। ओके, तो मैडम हरियाणा आप एक ये जी सर। जी बताइए, हरियाणा में स्तूप के बारे में बताइए आप। सर मैं ये बता रही थी, जैसे हरियाणा में जगाधरी के चन्नाटीगढ़ी गांव है सर, वहां पर स्तूप है, वहां पर महात्मा बुद्ध के बाल और नाखून रखे गए हैं। आपने स्तूप बताया, स्तूप और मठ में क्या फर्क है? सर मठ ऐसी जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो थे सर रहते थे, और बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है उनकी जो वो अपनी दिनचर्या करते थे। लेकिन मठ जो स्तूप सर है, स्तूप एक अंडाकार शेप में संरचना होती है जिसमें सिर्फ आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। जो बुद्धिस्ट हैं सर वो वहां जाके एक स्तूप, हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म का एक वर्शिप प्लेस कह सकते हैं। लेकिन जो मठ है, मठ में आप जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो रहते भी हैं, स्तूप में रह हरियाणा नहीं में बौद्ध सकते। धर्म के हरियाणा में बौद्ध धर्म के केंद्र बता सकते हैं आप कौन कौन से हैं? हरियाणा में जी सर मैंने पढ़ा है लेकिन अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, विकास सर पूछिए थोड़ा। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। सर मैंने 10th क्लास 2006 में की थी और मैंने 12वीं क्लास 2008 में की है हरियाणा बोर्ड से, और मैंने बीए 2011 में की है, और उसके बाद मैंने 2012 में बीएड की है, और 2013 में मैंने एमएड की है सर, और फिर उसके बाद 2015 में मैंने एमए की है सर। एमएड, ओके, एमएड और एमए में क्या फर्क होता है? हाँ जी सर। एमएड और एमए में क्या फर्क होता है? सर दोनों मास्टर्स डिग्री है। फिर डिफरेंस क्या है? एमएड में क्या पढ़ते हो? सर वो एमए में क्या पढ़ते एमए में वो सर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है। हो? और एमएड में? एमएड में सर ये साइकोलॉजी कल सब्जेक्ट ज्यादा होता है सर। अच्छा, हाँ तो जी। एमए आपने हिस्ट्री से किया है? क्या सर? एमए हिस्ट्री से किया है आपने? हाँ जी सर। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। 2022 में मेरा एस्टेट क्लियर हुआ था। ओके, हाँ जी सर। अशोक सर। मैडम ये बताइए, चोलकालीन कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? क्या सर? चोलकालीन कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? सॉरी सर। मंडपिका के बारे में आपने सुना है? मंडपिका। नो सर। ओके। मुसलमान सुल्तान स्वयं को भगवान के अवतार का दावा नहीं करते हैं, किंतु जो फारसी जो दरबारी इतिहासों में सुल्तानों का वर्णन है वो खुद को अल्लाह की परछाई के रूप में बोलते हैं। इस बात से आप एग्री हैं? जी सर, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए बोलते थे अपने आप को, वो कौन? उपाधियां देते थे अपने आप को।
जैसे कौन? जिले इलाके की उपाधियां। मैं ही कह रहा हूँ, चलो ठीक है। तंजावुर के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर ये साउथ में है, और जो चोल राजा थे, राज प्रथम, उन्होंने मंदिर बनवाया था सर, बृहदेश्वर मंदिर। ओके, कुतुब मीनार के बारे में बताइए विस्तार से थोड़ा सा। कुतुब मीनार सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी सर। और वो जो उनके वो थे, गुरु थे बख्तियार काकी, उनकी याद में बनवाई थी सर, दिल्ली में 1197 ईस्वी में सर। 1197 में बन के पूरी हुई थी? नहीं सर, निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और जो इल्तुतमिश पूर्ण है कब हुआ? उसने उसको पूरा करवाया सर। कब? 1131 या 32 शायद सर। वास्तुकला का एक चापाकार रूप रहा है, तो बता सकते हैं कि ये जो चापाकार रूप है ये कब नहीं कार्य में बता आया है? ओके, पित्रादुरा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। पित्रादुरा का प्रयोग सर, जो नूरजहां है जहांगीर की पत्नी, उसने अपने पिता की याद में वो बनवाया था सर, मकबरा बनवाया था पित्रादुरा शैली में। उसमें हीरे जवाहरात जड़े जाते थे सर, संगमरमर पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ था सर। ओके, जो मुगल जो शासक रहे हैं उनको क्रम में लगा सकते हैं? हाँ जी सर, बाबर। बताइए। आगे। सॉरी सर, बाबर, हुमायूं, जी। बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। पानीपत की पहली लड़ाई सर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी सर, 24 अप्रैल 1526 को। इस लड़ाई के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी सर। विस्तार से बताइए थोड़ा, किस युद्ध शैली का प्रयोग किया था, तोप सचानी कौन सी विधि थी, सैनिक कौन, सेनापति कौन थे, कौन मारा गया, कौन जीता, सब कुछ विस्तार से बताइए। सर इसमें बाबर ने 2 युद्ध की पद्धति यूज की थी सर, एक अरबा युद्ध नीति और एक तुलगमा युद्ध नीति। समझाइए थोड़ा सा। इसमें सर बैलगाड़ी का यूज किया जाता था सर, बैलगाड़ियों को आगे रख के पीछे तोपें छुपा कर रखी जाती थी ताकि पता ना चल सके दुश्मन को, पीछे से करनाल यूज की किया जाता लड़ाई था। के करनाल की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से समझाइए थोड़ा। करनाल की लड़ाई सर 1739 ईस्वी में हुई थी सर, और नादिर शाह जो विद ईरान डेट का। बताइए। सर डेट याद नहीं है। नादिर शाह ने आक्रमण किया था सर, उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता है सर, उपाधि दी गई थी उनको, दिल्ली पर आक्रमण किया था सर। उसने दिल्ली में लूटपाट मचाई थी, और जो वो तख्ते ताउस था उसको, और जो कोहिनूर हीरा था उसको उठा के ले गया था सर वो। ओके। हाँ जी। हरियाणा में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, खत्म कहाँ हुई थी?
क्रांति की शुरुआत सर अंबाला से हुई थी और खत्म नहीं पता सर। बता सकते हैं 1857 की क्रांति में झांसी से और हिसार से नेतृत्वकर्ता कौन थे? हाँ सॉरी सर याद नहीं आ रहा। आप ये बता सकते हैं हरियाणा का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? सॉरी सर। भारत का एजुकेशन मिनिस्टर? सॉरी सर याद नहीं आ रहा अभी। भारत का उपराष्ट्रपति? सॉरी सर। ओके, विकास सर। मैडम ये बताइए 1857 की क्रांति के बाद इंडिया हाँ में क्या बदलाव आए थे? जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, उसमें क्या क्या बदलाव आए थे? सर जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें इसके बाद जो महारानी ब्रिटेन थी उसका शासन स्थापित हो गया था और जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के और शासन से और महारानी के शासन से आप क्या समझते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस? सॉरी सर। ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सर।